Dear students, welcome back to our YouTube channel बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा जो टॉपिक है वो बफर सॉल्यूशन के नाम से है और इसको हम बफर के नाम से भी जानते हैं। तो बफर सॉल्यूशन या ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें अम्ल, क्षार या जल की कुछ मात्रा मिलाने पर उस सॉल्यूशन के पीएच मान पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे विलयन को हम बफर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यदि कोई सॉल्यूशन है हमारे पास और उसमें अगर हम कुछ अम्ल या कुछ क्षार या कुछ जल की मात्रा को अगर उसमें हम ऐड कर दें और उसके ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन के पीएच मान पर अगर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे विलयन को हम जो है बफर विलयन के नाम से जानेंगे। बफर विलयन के अपने कुछ गुण होते हैं, जैसे कि पहली स्लाइड में ही यह बात क्लियर हो गई है। बफर विलयन अपने पीएच मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। बफर विलयन की एसिडिटी और जो बेसिसिटी होती है, अम्लीयता और क्षारीयता, वो लगभग निश्चित रहती है। बफर विलयन का पीएच मान भी जो है कांस्टेंट ही रहता है। बफर विलयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लीय बफर विलयन के बारे में। अम्लीय बफर विलयन क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। देखिए, दुर्बल अम्ल यहाँ पर जो है वो हमने एसिटिक एसिड दिया है तथा उसके किसी प्रबल क्षारक के साथ बने लवण। ये दुर्बल अम्ल है और इसके किसी प्रबल क्षार के साथ बना लवण जो है वो क्या है? सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक एसिड और ये जो सोडियम जो एसीटेट है उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो मिश्रण होगा, उन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरे प्रकार का जो हमारा सॉल्यूशन है या बफर है वो है बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसमें हम बात करेंगे दुर्बल क्षार, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक जो है दुर्बल क्षार है तथा उसके किसी प्रबल अम्ल के साथ, ये दुर्बल क्षार के साथ जो एक प्रबल अम्ल है HCl, और इससे जो लवण बन रहा है वो NH4Cl है। तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जो एक सॉल्यूशन होगा, एक मिश्रण होगा, उसको हम बेसिक बफर सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। आइए क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। एसिटिक अम्ल जो है और सोडियम एसीटेट जो है, उन दोनों का जो विलयन है वो अम्लीय बफर विलयन कहलाता है। अभी हमने उनको लास्ट स्लाइड में देखा है। इस विलयन में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल जो है एक वीक एसिड होता है, जिससे उसका जो आयनन है या आयनाइजेशन जो पावर है वो बहुत कम होती है। जबकि सोडियम एसीटेट जो है वो एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसका जो आयनाइजेशन है वो काफ़ी अधिक होता है तथा विलयन में अधिक एसीटेट आयंस के कारण एसिटिक अम्ल का आयनन सम आयन प्रभाव के कारण कम हो जाता है तथा विलयन में हाइड्रोजन आयन बहुत कम रहते हैं। अब इसकी जो पूरी मैंने जो बात कही है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। देखिए, ये जो है दुर्बल अम्ल है एसिटिक एसिड, और इसका जो आयनाइजेशन है वो आयनन है वो काफ़ी कम होता है। तो देखिए, एसीटेट आयंस जो हैं और हाइड्रोजन आयंस हैं वो काफ़ी कम मात्रा में बनेंगे। जबकि दूसरा हमारा जो पार्ट है वो सोडियम एसीटेट है, जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य है। यहाँ पर भी जो है बहुत अधिक एसीटेट आयन बनेंगे। यहाँ पर कम आयनन हो रहा था तो कम एसीटेट आयन बन रहे थे, यहाँ पर काफ़ी अधिक एसीटेट आयन बनेंगे और प्लस सोडियम बनेगा, सोडियम आयन बनेंगे। यदि इस विलयन में किसी प्रबल अम्ल जैसे HCl की थोड़ी मात्रा मिला दी जाए तो उससे प्राप्त जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो विलयन में उपस्थित एसीटेट आयंस, ये उपस्थित जो एसीटेट आयंस हैं उनसे क्रिया करके उनको फिर से एसिटिक एसिड में बदल देगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। जो एसीटेट आयंस हैं
उनसे जो हाइड्रोजन आयंस क्रिया करेंगे और फिर से उसको एसिटिक एसिड में बदल देंगे। क्योंकि एसिटिक एसिड एक कम आयनित होने वाला अम्ल है तथा इस प्रकार मिलाए गए समस्त हाइड्रोजन आयन सोडियम एसीटेट के एसीटेट आयनों से संयुक्त होते हैं तथा इनका प्रभाव विलयन पर नहीं पड़ता है तथा विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। जो एसीटेट आयन से वो HCl मिलाने पर जो हाइड्रोजन आयंस जो रिलीज हुए, उन हाइड्रोजन आयंस से ये एसीटेट आयंस जो है फिर से क्रिया करके एसिटिक एसिड बना लेंगे। और क्योंकि एसिटिक एसिड जो है बहुत ही कम मात्रा में आयनित होने वाला एक वीक एसिड है, तो इससे फिर से जो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे वो काफ़ी कम मात्रा में निकलेंगे, जिससे विलयन का जो पीएच है वो लगभग अपरिवर्तित रहता है और उसमें उसके पीएच में हमको कोई भी चेंजेज या बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बफर सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार यदि विलयन में हम थोड़ा सा जो एसिडिक बफर है उसमें थोड़ा सा अगर हम क्षार मिला दें तो क्षार से प्राप्त होने वाले जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो पहले से ही उपस्थित हाइड्रोजन आयन से संयुक्त होकर H2O बनाते हैं, जो कम आयनित होने वाला पदार्थ है। देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप देख लीजिए। विलयन के हाइड्रोजन आयंस का हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा संयोग हो जाने से एसिटिक एसिड का अधिक आयनन होता है, जिससे मिलाए गए समस्त हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन द्वारा संयुक्त होकर H2O के रूप में बदल जाते हैं तथा क्षारक मिलाने से विलयन के पीएच मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अगर हम HCl मिला रहे हैं या फिर हम NaOH मिला रहे हैं तो उससे जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है उसके पीएच मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसकी मैकेनिज्म को हमने यहाँ पर समझा है। इसी प्रकार से देखिए क्षारकीय बफर विलयन की जो क्रिया है उसको भी यहाँ पर समझते हैं हम। क्षारकीय बफर विलयन में NH4OH तथा NH4Cl का मिश्रण होता है। इस विलयन में NH4OH का आयनन कम होता है क्योंकि ये एक वीक एसिड है क्योंकि NH4OH एक दुर्बल क्षार है, इसीलिए इसका आयनन कम हो रहा है, जबकि NH4Cl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसीलिए इसका आयनन अधिक होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम NH4 आयंस की मात्रा जो है वो दोनों ही इस प्रकार के जो यौगिक हैं NH4Cl और NH4OH दोनों से ही NH4 आयंस जो रिलीज हो रहे हैं और यहाँ भी कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे NH4Cl से बनने वाले जो NH4 आयंस हैं उनका आयनाइजेशन और कम हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। NH4Cl के आयनन से अधिक NH4 मिलने के कारण दुर्बल क्षार NH4OH का आयनन सम आयन प्रभाव के कारण कम हो जाता है तथा विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम रह जाते हैं। इस विलयन में जब क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो उससे प्राप्त हाइड्रोक्साइड आयन NH4Cl से प्राप्त होने वाले अमोनियम आयन से मिलकर NH4OH बना देते हैं, क्योंकि NH4OH जो कि फिर वे एक वीक एसिड है तथा विलयन में बहुत ही कम मात्रा में ये आयनाइज्ड होता है, जिससे विलयन के OH आयंस की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है और विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। देखिए रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो अमोनियम आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है जो कि कम मात्रा में आयनित होता है तथा इससे जो फिर हाइड्रोक्साइड आयंस भी जो रिलीज होंगे वो कम मात्रा में ही होंगे। यदि विलयन में अम्ल की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए तो उससे प्राप्त जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो NH4OH के हाइड्रोक्साइड आयन से संयुक्त होकर कम आयनित H2O बनाते हैं, जिससे NH4OH का अधिक आयनन होता है तथा यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि मिलाए गए समस्त हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से संयुक्त होकर H2O के रूप में पृथक नहीं हो जाते हैं। मिलाए गए हाइड्रोजन आयन के संयुक्त हो जाने से विलयन का पीएच जो है अपरिवर्तित नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप के जो बफर सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं।
ह्यूमन बॉडी में जनरली 3 प्रकार के बफर सिस्टम पाए जाते हैं। पहला जो बफर सिस्टम है वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, दूसरा जो बफर सिस्टम है वो फॉस्फेट बफर सिस्टम है, और तीसरा जो बफर सिस्टम है वो प्रोटीन बफर सिस्टम है। इन तीनों बफर सिस्टम को हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक बफर सिस्टम है, और इस बफर सिस्टम में 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक वीक सॉल्ट है, और दूसरा होता है कार्बोनिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। देखिए यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया हुआ है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में। यदि किसी कारण से रक्त का pH ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि प्रबल अम्ल HCl या हम कहें कि प्रबल अम्ल HCl जो है वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाए, तो HCl जो है वो बहुत ज़्यादा विद्युत अपघट्य होता है। वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। दो तरह के आयंस बनेंगे। तो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा जो है रिसीव कर लिए जाएंगे और फिर से एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, तो जिससे हमारे ब्लड के pH मान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी कारण से रक्त का pH कम हो जाए या हम उसमें NaOH मिला दें रक्त में, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है बेस है, और ये सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में डिवाइड होता है। जो कार्बोनिक एसिड है वो NaOH से रिएक्ट करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा, जिससे जो हमारे ब्लड का pH मान है वो गिर नहीं पाएगा, और pH जो गिर नहीं पाएगा तो pH मान जो हमारे ब्लड का स्थिर रहता है। इसको हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। दूसरा जो बफर सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है वो फॉस्फेट बफर सिस्टम के नाम से जानते हैं, और ये बफर सिस्टम हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स एवं यूरिन में होता है। इसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं, सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो कि दुर्बल अम्ल है, और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो एक क्षार के नाम से जाना जाता है। यदि प्रबल अम्ल HCl इसमें हम मिला दें तो HCl जो है वो एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, वो हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में जो है डिवाइड होगा, और HCl जो है वो देखिए यहाँ पर जो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है उससे रिएक्ट कर रहा है और NaCl प्लस NaH2PO4 में कन्वर्ट हो गया, जिससे हमारे जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स या यूरिन में जो है उसके pH मान में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। यदि हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड या यूरिन में NaOH की मात्रा ज़्यादा हो जाए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर जो NaOH है वो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में डिवाइड होता है। या हम कहें कि जो NaOH जो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो NaH2PO4 से रिएक्ट करता है, इससे वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, और दूसरा जो पदार्थ बनेगा जो दुर्बल क्षार होगा Na2HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि pH मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तीसरे प्रकार का जो बफर सॉल्यूशन है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो प्रोटीन बफर सॉल्यूशन है। यह प्लाज्मा प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स में मुख्य प्रोटीन जो है एल्बुमिन होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे रक्त में पाई जाने वाली RBC में होता है, और यह एक पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट की वजह से ही हमारे जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स के द्वारा मिलके बनी होती हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स की जो यूनिट है वो अमीनो एसिड्स होती है। अमीनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अमीनो एसिड एक
ऐसा कंपाउंड होता है, उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है जो कि क्षारकीय ग्रुप, क्षारकीय समूह कहलाता है, और दूसरा जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि एसिड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप या बेसिक ग्रुप या और एसिडिक ग्रुप एक साथ मौजूद हों तो ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए कैसे हमारे जो हीमोग्लोबिन है, हमारे ब्लड में जो पीएच है उसकी कैसे कांस्टेंट रहती है। यदि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो अमीनो समूह द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे ब्लड में पीएच हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा हो गई तो ये जो अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो हाइड्रोजन आयन को रिसीव कर लेता है, खुद जो है NH3 में चेंज हो जाता है, तो जिससे पीएच जो है हमारे ब्लड का अपरिवर्तित रहता है। दूसरा केस, यदि हमारे ब्लड में OH की मात्रा अधिक हो जाए, OH आयंस की मात्रा या हाइड्रोक्साइड आयंस की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होगा। देखिए, तो ये जो अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अगर OH की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा और OH आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस से रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा, जिससे फिर हमारे जो ब्लड है उसमें पीएच की मात्रा जो है, उसकी पीएच की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो आपने आज बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, उनकी मैकेनिज्म और ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो बफर सिस्टम्स हैं उनके बारे में जाना, और निश्चित ही ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।